नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला के 2 साल पूरे हो गए, यानी पाठशाला का आज जन्मदिन है। और इत्तेफाक ये है कि मेरा जन्मदिन भी आज ही के दिन होता है, तो मेरा हैप्पी बर्थडे भी है और पाठशाला का हैप्पी बर्थडे भी है। लेकिन पाठशाला का हैप्पी बर्थडे इसलिए खास है क्योंकि ये परिवार पिछले 2 सालों में पाठशाला के स्टूडेंट्स का परिवार जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है, और वो सब आपकी वजह से। लेकिन आज पाठशाला के 2 साल पूरे होने पर पाठशाला के सारे स्टूडेंट्स के लिए जो रात 8:50 पर बिल्कुल बैठ जाते हैं अटेंडेंस लगाने के लिए, उनके लिए पाठशाला की एक स्पेशल क्लास भी लाया। रात 9:40 पर आज पाठशाला की वो क्लास दिखाऊंगा जो आपने कभी नहीं देखी। लेकिन पहले बताता हूं कि आज पहले कौन कौन सी क्लास दिखाऊंगा। नूह हिंसा पर वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाऊंगा जिसे देखकर आपको शॉक लगेगा। नूह हिंसा की वो जानकारियां दूंगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। दंगाइयों का धर्म देखकर उन्हें बचाने वाले एजेंडाधारियों की क्लास लगाऊंगा आज। वो मंदिर दिखाऊंगा जहां सैकड़ों लोग फंसे तो दंगाइयों को जैसे प्रभु श्री राम ने बचाया। नूह की आग कहां कहां फैली, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा, एक एक डिटेल आज आपको बताऊंगा। टीवी के सामने से हिलिएगा मत। नूह और मेवात के दंगों के वो आरोपी जिनका 1947 से भी कनेक्शन है, और हिस्ट्री का वो चैप्टर जो आपको बताएगा कि गांधी अगर सरदार पटेल की सुन लेते तो क्या नूह आज न जलता। इतिहास का वो चैप्टर भी लेकर आया। और इसके बाद रात 9:40 पर पाठशाला के 2 साल पूरे होने पर एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। पहली बार पाठशाला के स्टूडेंट्स देखेंगे कि न्यूज की पाठशाला बनी कैसे और न्यूज की पाठशाला रोज बनती कैसे है, ये चैप्टर्स बनते कैसे हैं और कैसे ये पूरा टीम वर्क जो है वो काम करता है। तो पहली बार आपको पाठशाला के स्टाफ रूम में भी लेकर चलूंगा और पाठशाला की मेकिंग भी दिखाऊंगा। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला पढ़ेंगे। पति से विवाद और अफेयर की चर्चा से सुर्खियों में आई एसडीएम ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ज्योति मौर्य के खिलाफ नियुक्ति विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि ज्योति के पति आलोक मौर्य ने अनियमित लेन देन की शिकायत की थी, जिसके बाद प्रयागराज के कमिश्नर ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया और जांच का फैसला किया। मोदी सरनेम के मानहानि केस में राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में राहुल गांधी ने कहा कि पहली नजर में इस केस में मानहानि का मामला ही नहीं बनता है, इसलिए माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम केस में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। इस मामले में 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लोकसभा की कार्रवाई आज भी मणिपुर हिंसा की भेंट चढ़ गई। दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल पर अब कल चर्चा हो सकती है। वहीं लोकसभा की कार्रवाई एक भी दिन ठीक से न चलने देने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों के सांसदों पर नाराजगी जताई। सूत्रों के मुताबिक ओम बिरला ने कहा कि जब तक हंगामा नहीं थमेगा वो लोकसभा में आएंगे ही नहीं। राजस्थान में गहलोत सरकार से बर्खास्त किए गए मंत्री राजेंद्र गूढ़ा ने आज लाल डायरी का राज खोला। डायरी के पन्नों में आरसीए यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया है। सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत अभी आरसीए के अध्यक्ष हैं। राजेंद्र गूढ़ा ने आगे भी गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार पर बड़े खुलासे करने का दावा किया। गूढ़ा ने आरोप लगाया कि लाल डायरी से घबराई गहलोत सरकार उन्हें ब्लैकमेल तक कर रही है। महाराष्ट्र एटीएस ने आतंकियों की मुंबई बम धमाकों जैसी बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। एटीएस ने पुणे में आतंकियों की स्पेशल बम बनाने वाली लैब पर छापा मारा, जहां से बड़ी मात्रा में बम बनाने का सामान जब्त किया गया। एटीएस ने पिछले दिनों 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और शक है कि इनमें से एक संदिग्ध पुणे में आतंकियों को बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आईएसआईएस और आतंकी संगठन अल सूफा एक साथ मिलकर महाराष्ट्र समेत देश के कई इलाकों में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताता हूं कि नूह हिंसा पर वो स्टिंग ऑपरेशन क्या कह रहा, जिसे देखकर आपको शॉक लगेगा। नूह हिंसा की वो जानकारियां आपको दूंगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। दंगाइयों का धर्म देखकर उन्हें बचाने वाले एजेंडाधारियों की क्लास लगाऊंगा। वो मंदिर जहां सैकड़ों लोग फंसे तो दंगाइयों से खुद प्रभु श्री राम ने जैसे बचाया, आज उसका चैप्टर।
बॉस, इस देश में जब कहीं कोई जय श्री राम के नारे लगाकर एक चुन्नू सा व्यक्ति भी कुछ कर दे तो फिर पूरा नैरेटिव यह बनाया जाता है कि लोगों में नफरत भरी जा रही है। हिंदुत्व से देश को, संविधान को खतरा है, यह देश खतरे में है, यह बताया जाने लगता है। क्यों? क्योंकि यह नैरेटिव सेट करना है कि मोदी योगी जो है वो इस देश को खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए हिंदुत्व को दागदार करने के लिए कुछ नहीं मिलता तो कोई एक व्यक्ति कहीं कुछ कर दे पूरे 140 करोड़ के देश में, तो सीधे हिंदुत्व पर खतरा जो है वो मंडरा, हिंदुत्व को खतरा बताया जाने लगता है। लेकिन अगर धार्मिक नारे हिंदुत्व से ना जुड़े हों और दूसरे धार्मिक नारे लगाकर कोई कुछ भी कर दे तो संविधान खतरे में नहीं आता ऐसे लोगों के। तब देश को कोई खतरा नहीं दिखता, तब कोई कुछ नहीं बोलता। जय श्री राम के नारे लगाने वालों को तो तुरंत विलन बता दिया जाता है, लेकिन दूसरे धार्मिक नारे लगाने वालों को विलन नहीं बल्कि पीड़ित बता दिया जाता है। और ये एक पैटर्न है बॉस। एक्शन की बात मत करो, सीधा रिएक्शन पर सवाल उठाओ। गुजरात दंगों से लेकर दिल्ली दंगा, नू सब उठाकर देख लीजिए, आपको ये एजेंडाधारी यही करते मिलेंगे। सवाल यह है कि अगर पहला गलत है तो दूसरा गलत क्यों नहीं है? लेकिन इस देश में यही पैटर्न चलता चला रहा है और आज तक चल रहा है, फिर चाहे हरियाणा के नूह में हिंसा का मामला हो या फिर कोई दूसरा मामला। यहां भी एफआईआर में लिखा है कि भीड़ ने बकायदा धार्मिक नारे लगाते हुए, अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए हमला किया, लेकिन कोई जो है ये एजेंडाधारी इन पर सवाल उठा दें? नहीं बॉस, इन पर सवाल नहीं उठाएंगे। इनको गलत को गलत कहना नहीं आता, ये धर्म देखकर गलत और सही बताते हैं। और ऐसे लोगों को बचाने के लिए कभी मीडिया को जिम्मेदार, कभी सरकार को जिम्मेदार, कभी पुलिस जिम्मेदार, कभी मंगल ग्रह, कभी एलियन, कभी किसी को जिम्मेदार बता देंगे, लेकिन इनसे सवाल नहीं पूछ सकते। और कहते हैं इस देश में फलाना फलाना हिंदू मुसलमान करते हैं। हरियाणा के नूह में हिंसा हुई तो यही कहा गया कि नफरत का केरोसिन छिड़क दिया और इसी नफरत के केरोसिन से देश को जलाया जा रहा है। लेकिन यह कोई नहीं पूछ रहा कि वो नफरत जो एक धार्मिक यात्रा के खिलाफ नूह में दिखी, जिसमें धार्मिक नारे लगाकर हमले किए गए, क्या वो नफरत नहीं है बॉस? हरियाणा के नूह में क्या हुआ था उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज आपको एक स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले किस तरह के धार्मिक नारे लगाकर एक धार्मिक यात्रा को टारगेट किया गया। हमारे पास जो एफआईआर्स हैं, जिनमें शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, जो नूह हिंसा के मामले में एफआईआर में लिखा है, हम अपनी मर्जी से एक शब्द नहीं कह रहे, उन एफआईआर की डिटेल आज आपको बताना चाहता हूं। एक एफआईआर पंकज कुमार नाम के इंस्पेक्टर ने दर्ज करवाई है बॉस। पुलिस खुद एफआईआर लिखवा रही, क्योंकि इस मामले में तो पुलिस को भी नहीं बख्शा इन दंगाइयों। नूह में हिंसा वाले दिन के बारे में इस एफआईआर में क्या बताया गया है, सुनिए। 600 से 700 लोगों की भीड़ ने धार्मिक यात्रा पर हमला किया। हमला करने वाली भीड़ अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही थी, यह एफआईआर में लिखा है। धार्मिक नारे लगा रही उग्र भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव किया। भीड़ ने अवैध हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने माइक के जरिए भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने हमला जारी रखा। उग्र भीड़ की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी अनिल कुमार को पेट में गोली लग गई बॉस, वो घायल हो गए। जान बचाने के लिए पुलिस ने कई राउंड हवाई फायरिंग तक की। भीड़ ने सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया। यह एफआईआर में, जो एफआईआर पुलिस वाले ने की है, उसमें लिखा हुआ है। सिर्फ धार्मिक यात्रा ही नहीं, मंदिर पर भी हमले की बात है। हिंसा के दौरान नूह के एक मंदिर में 30 से 40 लोग फंस गए और 400 से 500 लोगों की भीड़ उन पर हमला करने वाली थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन पर भी हमला कर दिया गया। नूह में वार्ड नंबर 9 में यह घटना हुई। घटना की एफआईआर ड्यूटी मजिस्ट्रेट आबिद हुसैन ने दर्ज कराई है। कोई कह सकता है ना कि पुलिस वाला भी हिंदू था इसलिए बोल दिया होगा। बॉस, ये एफआईआर ड्यूटी मजिस्ट्रेट आबिद हुसैन ने दर्ज कराई है, जो खुद एक मुसलमान है। और उस मजिस्ट्रेट ने इस एफआईआर में क्या लिखा है आपको पता है? एक समुदाय के करीब 700 से 800 की भीड़ ने जगह जगह पथराव किया। अवैध हथियारों से जानलेवा हमला किया गया। प्राइवेट और सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी गई। आबिद हुसैन ने एफआईआर में बताया कि वो नूह बस अड्डे पर मौजूद थे
तभी उन्हें जानकारी मिली कि 400 से 500 लोगों की उग्र भीड़ ने धार्मिक यात्रा में शामिल हुए 35 से 40 लोगों को वार्ड नंबर 9 में जो राम मंदिर है वहां पर घेर लिया है। राम मंदिर के बाहर उग्र भीड़ लाठी, डंडे, पत्थर और अवैध हथियारों से फायरिंग कर रहे थे। उग्र भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया और फायरिंग की। पुलिस ने उग्र भीड़ पर बल प्रयोग किया और भीड़ को खदेड़ दिया। इसके बाद मंदिर में बंधक बने लोगों को बाहर निकाला जा सका। मानो जैसे भगवान ने खुद मंदिर में शरण लिए भक्तों को बचाया हो। लेकिन यह एफआईआर आबिद हुसैन नाम के मजिस्ट्रेट ने लिखवाई और वो खुद बता रहे हैं कैसे मंदिर के अंदर लोग फंस गए। जिस मंदिर से धार्मिक यात्रा शुरू हुई थी उस मंदिर पर पहाड़ियों से पथराव और फायरिंग की। यह नल्हड़ महादेव का मंदिर है जिसके बारे में कल हमने आपको बताया था। इस मंदिर से पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की एक एक जानकारी दूंगा और स्टिंग ऑपरेशन में जो हिंसा हुई, वहां जो श्रद्धालु कलश यात्रा के लिए पहुंचे थे वो इसी मंदिर के प्रांगण में उन्होंने शरण ली और अपनी जान बचाई। चलिए देखिए, हम आपको कुछ तस्वीरें इसलिए यहाँ पर दिखाने लाए हैं क्योंकि ये वो पहाड़ी है, ये जो मंदिर है, पहले मेरे पीछे ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये वही प्राचीन नलेश्वर महादेव मंदिर है। बहुत ही महत्ता इस मंदिर की है। हर साल हजारों की संख्या में न सिर्फ हरियाणा से बल्कि दूर दराज से भी जो श्रद्धालु हैं इस मंदिर में कलश यात्रा के लिए आते हैं। और जरा इन कलश की भंडार आप देखिए, ये कितने सारे कलश यहाँ पर देखिए अब रखे हुए हैं क्योंकि कलश यात्रा के दौरान जो श्रद्धालु यहाँ पर आए वो इतनी अफरा तफरी मच गई कि वो तमाम जो कलश है वो यहीं पर अभी रखे हैं। बहुत सारे कलश ऐसे भी हैं जो देखिए यहाँ पर टूट भी गए हैं क्योंकि जाहिर तौर पर जो अफरा तफरी यहाँ पर मची उसके बाद हालात ऐसे हो गए थे कि लोग अपनी जान बचाने के लिए लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और आगे आए तो मैं दरअसल आपको जो दिखाना चाहती हूँ वो है ये पीछे की पहाड़ियाँ। जरा यहाँ पर अगर मेरे विजय मृत्युंजय आपको दिखा पाए, क्योंकि हमने जो यहाँ के लोगों से, यहाँ के पुजारी से भी बात की तो उन्होंने यही बताया कि ये जो पहाड़ है, क्योंकि ये जो मंदिर का छत है इससे बिल्कुल बगल में ही है, यहाँ से इतनी आसानी से आप यूँ समझिए कि इसी तरफ से जो पत्थरबाजी हो रही थी वो लगातार हो रही थी और फायरिंग भी हुई। ये जो एकदम मंदिर की छत से सटा हुआ जो ये पीछे की पहाड़ी का हिस्सा है जो मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं, इसी पहाड़ से वो गोलीबारी भी हुई, गोलियां भी चली और साथ ही साथ पत्थर भी फेंके गए। नूह के जिस नल्हड़ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला हुआ था, एफआईआर में सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि यात्रा शुरू होने के कुछ ही देर में 500 से 600 लोगों की उग्र भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ के हाथ में लाठी, डंडा, पत्थर और अवैध हथियार थे। भीड़ ने यात्रा में आने वाले लोगों और पुलिस पर हमला किया। अनिल कुमार ने एफआईआर में बताया कि सरकारी गाड़ी में जब ड्राइवर सीट पर बैठे हुए थे तभी उग्र भीड़ ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। भीड़ ने उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की और उनकी गाड़ी में आग लगा दी। अनिल कुमार ने बताया कि किसी तरह उन्होंने उन्मादी भीड़ से अपनी जान बचाई। यह हाल था बॉस। कल मैंने आपको दिखाया था कि अस्पताल जहां इलाज के लिए लोग ले जाए गए वहां पहुंचकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की, जिंदा लोगों को जलाने का प्रयास किया। और ऐसे लोगों से कुछ लोग सवाल नहीं पूछना चाहते क्योंकि उनके नैरेटिव पर यह सेट नहीं होता। और फिर वो कहते हैं कि वो इस देश में सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। आप खुद दंगाइयों का, अपराधियों का धर्म देखकर उन्हें बचाते हैं और कहते हैं कि आप सेक्युलर हैं। हम वो जानकारी आपको बता रहे हैं। आप सोचिए कि यह भीड़ कितनी हिंसक रही होगी कि यात्रा पर हमला करने के बाद भीड़ ने नूह के साइबर थाने पर हमला कर दिया। थाने में बस लेकर पहुंच गए और बस से थाने की दीवार और मेन गेट को तोड़ दिया। यानी पूरी तरह से फिल्मी स्टाइल में हमला किया गया। इस हमले की एफआईआर सूरज नाम के पुलिसकर्मी ने दर्ज करवाई। इस एफआईआर के मुताबिक 31 जुलाई की दोपहर में नूह के साइबर थाने में पीएसआई सूरज समेत 8 पुलिसकर्मी थाने में थे। अचानक दोपहर 3:30 बजे उग्र भीड़ ने साइबर थाने को चारों तरफ से घेर लिया। भीड़ ने थाने पर पथराव शुरू किया। भीड़ में लोग आवाज लगा रहे थे कि इन सबको जिंदा जला दो। जब भीड़ ने हमला किया उस वक्त 2 पुलिसकर्मी भीड़ से अपनी जान बचाते हुए थाने के अंदर आए। दंगाइयों ने पीले रंग की एक बस से साइबर थाने की दीवार और मेन गेट को तोड़ दिया। भीड़ ने कुछ दंगाइयों ने थाने की दीवार और छत पर चढ़कर अवैध हथियारों से पुलिस पर फायरिंग भी की। जान बचाने के लिए पुलिस वालों को दीवारों के पीछे छिपना पड़ा। भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने टीयर गैस गन का इस्तेमाल किया। भीड़ से जान बचाने के लिए पुलिस ने 100 राउंड हवाई फायरिंग भी की। भीड़ ने थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। थाने के अंदर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई। थाने से 2 प्लास्टिक कूलर, 1 इन्वर्टर, 1 बैटरी, 1 लैपटॉप
और एएसआई के पर्स से उनका आधार कार्ड और 5,000 रुपए भी लूट के ले गए। थाने की छत पर रखी पानी की टंकियों को तोड़ दिया। इसी दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स आ गई, जिसके बाद भीड़ वहां से भाग गई। इस हमले में 2 पुलिस वाले घायल हुए। ये सारी बातें भी एफआईआर में दर्ज है। इन एफआईआर से साफ लगता है कि धार्मिक यात्रा पर हमला होना जैसे तय था। भीड़ पूरी तरह से तैयार थी, पुलिस वाले भी टारगेट पर थे। अच्छा, कोई कह सकता है कि भाई साइबर क्राइम के थाने पर क्यों हमला किया? शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जिस तरह से जो साइबर क्राइम देश भर में होते हैं, उसमें सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो नूह से कनेक्टेड मिलते हैं कि वहां से साइबर क्राइम किया जा रहा है। यानी ऐसा लग रहा है कि इसी आग में अपने अपराध जो हैं वो भी जलकर खत्म हो जाएं, इसका भी प्रयास किया गया। किसी तरह का कोई डर भीड़ के अंदर दिखा ही नहीं। और जिस मोनू मानेसर के नाम पर यह सब किया गया, वो तो सिर्फ बहाना दिख रहा है अभी तक, क्योंकि इस तरह से किसी के नाम पर भीड़ जुटाकर हमला नहीं किया जा सकता, जबकि यह कंफर्म भी नहीं कि मोनू मानेसर वहां गया भी था या नहीं। मोनू मानेसर तो बता रहा है कि वो वहां गया ही नहीं था। फिर क्यों उसके नाम पर इतने बड़े पैमाने पर हिंसा की गई? और अगर गया भी था बॉस, तो आप हिंसा कर देंगे क्या? आप कौन है बॉस कि आपको मोनू मानेसर से दिक्कत है तो पेट्रोल बम चलेगा, गोली चलेगी, पत्थर चलेंगे, यात्रा पर हमला हो जाएगा? ये मोनू मानेसर आपको पसंद नहीं है तो आप हमला कर देंगे? आपको नहीं पसंद था, पुलिस में जाके शिकायत दर्ज कराते, तब संविधान याद नहीं आता है। इससे साफ है कि मोनू मानेसर हिंसा करने का एक बहाना भर। असली टारगेट धार्मिक यात्रा। मोनू मानेसर का दावा है कि उसने कोई भड़काऊ बयान तो दिया नहीं था। मोनू मानेसर कह रहा है कि उसने किसी को उकसाया तो था नहीं, और ना ही वो शोभा यात्रा में शामिल होने मेवात पहुंचा था। मोनू मानेसर कह रहा है कि सारी हिंसा गौ तस्करों ने की और यात्रा में शामिल लोगों पर फायरिंग भी की। मोनू मानेसर ने हिंसा के लिए कांग्रेस विधायक मामन खान को भी जिम्मेदार बताया। वो कह रहा है कि मामन खान ने मुसलमानों को भड़काते हुए कहा था कि जंग लड़नी है तो युद्ध में जाओ, मैं मदद करूंगा। ये उसका आरोप। जब मोनू मानेसर का एक और वीडियो सामने आया है, इसमें मोनू मानेसर यह दावा कर रहा है कि किसी भी आपराधिक घटना से उसका कोई संबंध नहीं है, उसके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। एक बार मोनू मानेसर का लेटेस्ट वीडियो देखिए। मैं मोनू मानेसर बजरंग दल से मैं समस्त प्रशासन में पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं केवल गौ सेवा और समाज सेवा के भाव से काम करता आ रहा हूं और करता रहूंगा। मेरा भरतपुर राजस्थान या अन्य किसी आपराधिक मामले से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही राजस्थान में मेरा कोई मामला है। जो भी समुदाय मेरा नाम ले रहा है वो एक बहाना है, सोचा समझा षड्यंत्र है। मेरा निजी किसी भी समुदाय से कोई बैर या विरोध नहीं है। मेरा कई बार धार्मिक कार्यों के लिए आह्वान करता था और रहता हूं और रहूंगा। इस पूरे मामले में कुछ लोग मोनू मानेसर को दोष देते, और मैंने आपको पहले ही कहा कि इस देश में एक पैटर्न है कि अगर आरोपी किसी खास धर्म से है तो उसको बचाने के लिए मीडिया, नेता, पुलिस, कोई मोनू मानेसर, कोई फलाना ढिमकाना, कोई एलियन भी मिल जाएगा, मंगल ग्रह में कोई मिल जाएगा, उसको भी दोषी बता देंगे, लेकिन उधर सवाल नहीं पूछेंगे कुछ लोग। तो अभी सबसे ताजा उनको कौन दिख रहा है? मोनू मानेसर। मोनू मानेसर की वजह से हो गया। अरे बॉस, पहली बात तो मोनू मानेसर ने क्या किया ये बताइए। किया है तो उस पर भी कार्रवाई कर दीजिए, उसको कौन मना कर रहा है? लेकिन सबसे बड़ी बात तो मोनू मानेसर हो या उसामा बिन लादेन हो या कोई और हो, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप शहर और देश जलाएंगे नहीं। यह सीधी सी बात है, इसको कोई नहीं नकार सकता। लेकिन उधर डिफेंड करना है तो मोनू मानेसर किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में कुछ लोग मोनू मानेसर को दोष दे रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि धार्मिक यात्रा ही क्यों निकाली गई। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि धार्मिक यात्रा में भीड़ की जानकारी नहीं दी गई। सवाल यह है कि सारे दोष क्या मोनू मानेसर और धार्मिक यात्रा पर डाल देना है, और इस भीड़ की कोई बात नहीं करनी है जिसने धार्मिक यात्रा को निशाना बनाया, जिसने पत्थर चलाए, जिसने पेट्रोल बम चलाए, जिसने धार्मिक नारे लगाए, गोलियां चल गई, उस पर कोई बात नहीं करनी है। सुनिए कुछ नेता क्या कह रहे हैं। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बना कर रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को
आगे उकसाकर करने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। क्या प्री प्लान का भी कोई इनपुट मिल रहे हैं कि ऐसा प्री प्लान था इस तरह का? देखिए, इनपुट्स अलग अलग तरीके के आए हैं। वहाँ पर नरेंद्र बिजारनिया जो एसपी भिवानी थे, उनको डिप्लॉय कर दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही हर पहलू को। मैं अपील करता हूं, उम्मीद करता हूं कि न्यायप्रिय लोग, सभ्य समाज के लोग ऐसे वक्त पे प्रतिक्रिया ना दें, उत्तेजनाओं को भड़काने का काम ना करें, चीज़ों को संयम से, धैर्य से काम लें। सरकार से भी पूरी उम्मीद है कि बहुत सख्ती से पेश आए। कोई औचित्य नहीं है कि अब कोई शोभा यात्रा निकलेगी और पंचायतें होंगी, इससे और जो माहौल है और बिगड़ेगा और चीज़ें जो है आज काबू में नहीं आ पा रही, आगे और बिगड़ जाएंगी। एक नैरेटिव यह भी बनाया जा रहा है कि मोनू मानेसर को तो हरियाणा सरकार बचा रही है, लेकिन आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया कि मोनू मानेसर पर राजस्थान में केस है। तो राजस्थान की सरकार ना पकड़ेगी उसे, राजस्थान सरकार उसे पकड़े और मोनू मानेसर को पकड़ने में वो राजस्थान की मदद कर देंगे अगर वो हरियाणा में होगा तो। जहां तक मोनू मानेसर की बात है, मोनू मानेसर के खिलाफ जो पिछला केस एफआईआर वो राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार को हमने कहा है कि जिस प्रकार की मदद उनको ढूंढने में हमारी चाहिए, मदद करेंगे, तैयार है मदद करने के लिए। अब वो चूंकि राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है, कहाँ है कोई इनपुट्स हमारे पास अभी नहीं है, उनके पास है कि नहीं हम नहीं कह सकते। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, हमारी मदद जितनी चाहिए उनको करेंगे। आप देखिए कि हर कोई दोष जो है मोटे तौर पर वो या तो धार्मिक यात्रा पर डाल दे रहा, या फिर मोनू मानेसर, या फिर पुलिस की नाकामी पर। लेकिन नू में जिस भीड़ ने हिंसा फैलाई उसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही। यह हिंसक भीड़ ऐसी थी कि लोग 2 दिन बाद भी दहशत में खुद को बचाने के लिए रात को घर के बाहर लगे लोहे के गेट पर करंट चालू करके सो रहे। सुनिए आप बॉस कि इस भीड़ का, जिसकी लोग बात नहीं करना चाहते, जिसका दोष तय नहीं हो रहा, उससे क्या आतंक और डर है वहां के लोगों का। सुनिए नू की महिलाओं ने हिंसा पर क्या कहा है। 12 बजे तक कोई भी दिक्कत नहीं थी। खूब आराम से हमने खूब कलश यात्रा में गए, मंदिर पर जल चढ़ाया है, वहां से वापस आए। कुछ भी ऐसा नहीं था कि ये सब हो जाएगा, इतना बड़ा वो हो जाएगा, मतलब वो उपद्रव हो जाएगा, इतना बड़ा वो हादसा हो जाएगा। हमें उम्मीद तक नहीं थी। बहुत अच्छे से हमने कलश यात्रा करी, जल स्प्रे करा, खूब अच्छे से जल चढ़ाया भोले बाबा पे, खूब प्रसाद वगैरह ग्रहण करके आए। लेकिन एकदम से पता ही नहीं 12-1 बजे ऊपर से खेड़ा मोड़ पे आवाज आने लगी कि वहाँ पे लड़ाई हो रही है, गोलीबारी हो रही है, पथराव हो रहे हैं। तो देखा बाहर निकल के तो गाड़ियां जल रही थी, उनके धुआंधार हो रहे थे, उससे बच्चे भी डरने लगे। और फिर आप लोग अपने घर में आके किसी तरह अपने आप को बचाया? आप लोग अपने घरों में ताले लगा के हम भीतर हो गए, क्योंकि पथराव आ रहा था। बाई चांस हमारे घर में कोई उपद्रवी घर में आ जाए। हम तो कल सोए थे तो गेट में भी करंट लगा के सोए थे, कभी कोई अंदर ना बढ़ जाए, गेट में करंट छोड़ के नहीं। तो महिलाओं को इतना ज्यादा डर था, उन्हें सबसे बड़ी बात ये डर लग रहा था कि अगर कोई उपद्रवी उनके घर पे आ जाए तो उनकी खुद के लिए भी सुरक्षा, क्योंकि महिलाएं हैं, घर में जवान बहू बेटियां हैं, उनको लेकर के ये ज्यादा परेशान थे और छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जो उपद्रव का माहौल था, उन्होंने इस पूरे जो इलाका है और यहाँ पे जो घर हैं, जो कलश यात्रा के बाद परिवार वापस लौट रहे थे, वो जो फंस गए थे, वो किसी तरीके से अपनी जान बचा करके, महिलाएं अपनी इज्जत बचा करके अपने घरों के अंदर भागी और अपने बच्चों को किसी तरह सुरक्षित किया। लेकिन अभी भी दहशत इतना है कि बता रही है कि रात में जब वो सोते हैं तो अपने गेट में करंट लगाकर सोते हैं ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ पाए। सुन रहे हैं आप, महिलाएं कह रही हैं गेट में करंट लगाकर सोए हैं ताकि कहीं कोई भीड़ ना घुस जाए। नू में हिंसक भीड़ का खौफ इसलिए भी पसर गया क्योंकि उस भीड़ ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा। नू हिंसा के गवाह बने हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर अजय कुमार ने जो एफआईआर दर्ज करवाई, उसमें उन्होंने बताया कि भीड़ ने उनकी पूरी टीम के साथ मारपीट। आप देख रहे हैं इन लोगों की हिम्मत, देखिए, पुलिस से मारपीट कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। एफआईआर के मुताबिक 31 जुलाई को जब पुलिस की गाड़ियां साइबर थाना नू के अनाज मंडी गेट के पास पहुंची तो अचानक रोड पर बहुत ज्यादा लोग आ गए। भीड़ के हाथ में घातक हथियार थे। उन्होंने सड़क पर बड़े बड़े पत्थर फेंक दिए, पुलिस का रास्ता रोक दिया और पुलिस पर पथराव किया। पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया, पुलिस पर फायरिंग की गई। भीड़ ने जो पत्थर फेंके वो पुलिस कर्मियों को लगे, गाड़ियों के शीशे टूट गए। हमले में इंस्पेक्टर अजय कुमार की गाड़ी पलट गई। भीड़ ने पत्थर, लाठी, डंडे, सरिया, रॉड से पुलिस पर हमला किया। पुलिस कर्मियों के मोबाइल और पर्स लूट लिए गए। पुलिस ने हवाई फायरिंग कर जैसे तैसे जान बचाई। आप सोच रहे हैं ये दंगाई भीड़, इस पर लोग चर्चा नहीं करना चाहते।
शोभा यात्रा क्यों निकली, शोभा यात्रा में कितने लोग थे, मोनू मानेसर ने क्या किया नहीं किया, इस पे चर्चा हो रही है। लेकिन एक भीड़ जिसके पास असला भी है, पेट्रोल बम भी है, पत्थर भी आ जाता है, जो पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मार रही है, उस पर चर्चा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया। सेक्युलरिज्म खतरे में तब आता है जब आप अपराधी को अपराधी नहीं, उसका धर्म देखकर उस पर बात करते हैं। हिंदू गलत करता है, अपराधी है, तो वो अपराधी रहेगा, हिंदू नहीं होता। वैसे ही मुसलमान अगर अपराध कर रहा है तो वो भी अपराधी गिना जाना चाहिए। और जिसने भी की है, जिस तरफ से भी की है, सब पर कार्रवाई कीजिए। और ऐसी उग्र भीड़ एक दिन में नहीं बन जाती, इस उग्र भीड़ को तैयार किया जाता है। और नूह में इस उग्र भीड़ को तैयार किया गया, मोनू मानेसर के नाम पर जहर फैलाकर। नूह की हिंसा, बहुत सारे चश्मदीद कैमरे पर खुलकर बात नहीं कर रहे लोग, लेकिन कुछ चश्मदीदों ने नवभारत के हिडन कैमरे पर पूरी हिंसा की आंखों देखी बताई। और चश्मदीदों ने स्थानीय कांग्रेस विधायक मामन खान का भी नाम लिया। मामन खान के बारे में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए स्टिंग में नूह हिंसा के एक चश्मदीद ने क्या बताया। मोनू मानेसर ने 2 बंदे राजस्थान के जला दिए, मेवात के जला दिए, 2-4 बंदे ले जाके खोरी में ले जाके जला दिए। उसी का लगता है ये असर हुआ है। हाँ भाई साहब यार, उसका जो इसको बोल दिया सांसद भगवती मोहम्मद खान है फिरोजपुर जिला से विधायक, उन्होंने कहा भाई अगर आप अचानक अगर वहाँ माहौल फैलता मेवात में तो आप क्यों जाते हो, आपको कोई काम नहीं है। लेकिन वो डंका के जोड़ पर कह रहा भाई मैं आऊँगा फलानी तारीख को, देख लूँगा अंदर कौन मारता कौन क्या कहता क्या करता है। इसी कारण से हो गया पूरा। उन्होंने कही भाई ठीक आ जाइए भाई, हम भी बताएंगे तेरे को। वो पार्टी लेके नहीं, उसको गुड़गांव में फौज पहले भेज दी, और वो मस्जिद के सामने जाकर नाराबाजी लगा रहे, जोर जोर से गुंडागर्दी कर रहे, तो भाई देख माहौल तो खराब हो गई। लेकिन सारा बीज हुआ एक आदमी का, एक आदमी ने कितनी पब्लिक बर्बाद परेशान करी है, जरा मोनू मानेसर ने। और उसको बैन लग जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। सरकार इस बात वो चाह रही जानबूझ के, ज़्यादा हिंदू मुसलमान के संग फसाद हो गए वोट बटोरने के चक्कर में। एक बात तो ये भी कह रहा है कि मोनू मानेसर पे बैन लग जाता तो ये सब नहीं होता। नहीं लगा तो हमने जला दिया, हमने मतलब जिन लोगों ने जलाया उन लोगों ने जला दिया। लेकिन चश्मदीद खुद बता रहा है कि कांग्रेस विधायक मामन खान ने मोनू मानेसर को चैलेंज दिया। अब इसका सच तो जांच में पता चले, लेकिन भड़काने की शुरुआत कहां से हुई ये स्टिंग ऑपरेशन में, क्योंकि इसको पता नहीं कि रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये खुलकर बता रहा, दावा कर रहा है। इसके बाद नूह में मोनू मानेसर के विरोधियों ने मोनू मानेसर के नूह आने को नाक का सवाल बना लिया। सुनिए एक और चश्मदीद को जो कह रहा है कि मोनू मानेसर का चैलेंज नाक की लड़ाई बन गया था और उसको जवाब तो देना ही। तो हुआ क्या था कल? ये रैली निकाल रहे थे, RSS वाले मंदिर है पहाड़ पे, वहाँ जावाएंगे। बजा रखे तलवार वाला राखी हाथ में, एक मानो सरे बहाना चैलेंज रखो मैं जो है यहाँ नूह मांगो, भाई अन्ना तेरे में बात वाला है। उन्हें 2-3 आदमी लेके ना चला दिए उन ममराव तक में नॉर्थ साइड को, तो वन चैलेंज दे दियो मांगो। अब उन्हें चैलेंज दे दियो, इन्हें कोई 70-80 फेंक दिए हमारे नूह वाले ने, उन्हें गोली वोली चला दी, यह झगड़ो पड़ गया। लेकिन एक बात बताइए, कोई अगर रैली निकाल रहा था तो उसको रोका क्यों, मतलब गोली क्यों चला, पत्थरबाजी क्यों करती? मोनू मानेसर के ऊपर बताई ना बात। अच्छा, मोनू मानेसर को आएगो मना कर रहा है कि तुम मत आओ। उन्हें तलवार और लहराइया कहा करो, हमने तो ऐसे सुनी है बात, हम गए आज तक। हमारे चौराहे दुकान है मोटर मैकेनिक की, हम लोग हमें पता लगी जैसे ही हम नहीं धरा। तो दिक्कत मोनू मानेसर से थी? हाँ, मैंने चैलेंज करा को मांगो तो मेरे को बिगाड़ के ले, मैंने 2 आदमी खून जो है जला के ना वहाँ भेज दिए। अच्छा, उसका बदला लेने के लिए सारा हुआ है? बदला लेकर ना हो वाड़ो ना थी ही, अगर वो नहीं आता तो नहीं होता, वो ना होता। अगर वो ना आता तो कुछ ना होते। अब तो यहाँ पे जज्बात पे बात ही, अब ये बात है नाक की लड़ाई है, अब नाक में कुछ भी ना है, बात ही है नाक की बात है। अब मोनू मानेसर नाक में कुछ भी ना निकल जाता तो। आप सुन रहे हैं, हिडन कैमरे पर चश्मदीद कह रहे हैं ये नाक की लड़ाई। पत्थर चल गया, पेट्रोल बम चल गया, गोली चला दी गई, पुलिस को पीट दिया, पुलिस की गाड़ी जला दी, किसी को पेट में गोली लग गई, ये सब नाक की लड़ाई है इनके लिए। और कह रहे हैं मोनू मानेसर नहीं आता तो ये सब नहीं होता। अरे बॉस, मोनू मानेसर तो आया ही नहीं, तो फिर क्यों किया? टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन में नूह हिंसा के चश्मदीदों की बातों से क्लियर है
कि मोनू मानेसर के नाम पर पहले भीड़ को भड़काया गया और फिर उसी के आधार पर हिंसक भीड़ तैयार हुई और जब धार्मिक यात्रा निकली तो नूह का वो इलाका जंग का मैदान बन गया। आपने स्टिंग ऑपरेशन में चश्मदीदों को कांग्रेस विधायक मामन खान का नाम लेते सुना। अब मामन खान का क्या रोल है, नहीं रोल है, ये पुलिस जांच करेगी, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। जो लोगों ने कहा हमने बस वो दिखाया। लेकिन ये मामन खान है कौन, मोनू मानेसर और नूह हिंसा से क्या कनेक्शन है, ये भी आपको बताता हूं। मामन खान नूह जिले की फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक है। मामन खान पर पहले से आपराधिक साजिश, धमकाने, दंगा भड़काने, घातक हथियार रखने के केस दर्ज है। मामन खान ने कई बार मोनू मानेसर पर गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे को कांग्रेस विधायक मामन खान ने हरियाणा विधानसभा में भी उठाया था और उसी दौरान मोनू मानेसर को धमकी भी दी थी। इसी साल फरवरी में हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए कांग्रेस विधायक मामन खान ने क्या कहा था, एक बार आप सुनिए। क्या डराना चाहता है मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। क्या डराना चाहता है मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। विधायक साहब विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि प्याज जैसा नहीं फोड़ दिया तो कह। और जो सोशल मीडिया पर बातें वायरल हो रही थी, जो मैंने आपको कल दिखाया था, उसमें भी लोग यही लिख रहे थे कि अगर मोनू मानेसर आया तो प्याज की तरफ फोड़ देंगे। कांग्रेस विधायक मामन खान का यही बयान अब वायरल हो रहा है और इसको नूह हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है। नूह में जो हिंसा हुई उस पर जिस तरह का नैरेटिव चलाया गया, जिस तरह से सिर्फ मोनू मानेसर और धार्मिक यात्रा को दोष दिया गया, उससे पूरे देश में आक्रोश है। देश के कई शहरों में आज प्रदर्शन भी देखने को मिला। बजरंग दल के लोगों ने अलग अलग शहरों में प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज कराया। दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। गोंडा चौक से बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध करते हुए पैदल आगे बढ़ रहे थे। इन लोगों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी तरह से चंडीगढ़ में भी बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला जलाया और नूह हिंसा के आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। भोपाल में भी बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। सभी के हाथों में प्ले कार्ड्स थे जिसमें आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग। अब कोई ये पूछे कि भाई दिक्कत तो इन लोगों को भी है, जो नूह में हुआ इनको लगता है गलत हुआ, तो इन्होंने आग तो नहीं लगा दी, इन्होंने पेट्रोल बम तो नहीं फेंक दिए, इन्होंने गोली तो नहीं चलाई, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही लोकतांत्रिक तरीका है कि इस पर रोक कोर्ट ने भी नहीं लगा। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए भी जोर लगाया गया। हालांकि इन प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी गई। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणियां की, लेकिन कोर्ट ने किसी भी प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को प्रोटेस्ट करने से नहीं रोका जा सकता। भाई, पुलिस और प्रशासन यह तय करे कि कोई भी हेट स्पीच ना हो, दंगा ना हो, ना ही कानून व्यवस्था में कोई गड़बड़ी हो। इसको सुनिश्चित करने के लिए एडिशनल फोर्स लगाई जाए, जरूरत पड़ने पर पैरा मिलिट्री फोर्स भी लगा दी जाए। जितने भी प्रदर्शन होने वाले हैं सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, सीसीटीवी कैमरों का प्रयोग किया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई अब 4 अगस्त को। यानी विरोध ही करना है तो एक तरीका यह भी हो सकता है लोकतंत्र, लेकिन विरोध करने का अगर तरीका यह है कि गाड़ी फूंक देनी है, नाक की लड़ाई बताकर किसी मोनू मानेसर का विरोध करने के लिए जो वहां आया भी नहीं कहा जा रहा है, पूरा का पूरा शहर जला देना है, कभी सरतन से जुदा के नारे लगा देने हैं, तो बॉस ये संवैधानिक देश में कैसे चलेगा बताइए। अब आपको दिखाते हैं न्यूज की पाठशाला के 2 साल का सफर। आज आपके फेवरेट शो न्यूज की पाठशाला के 2 साल पूरे हुए। 2 साल का यह सफर कैसा रहा, पाठशाला आप तक कैसे पहुंचती है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं अरे आपने पाठशाला में ये दिखाया वो दिखाया, कैसे आप लोग ये करते हैं, कैसे बनता है एपिसोड, कैसे आप लोग रिसर्च करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन आज पाठशाला जहां है उसकी एक जर्नी है, उसका एक सफर है। तो आज पाठशाला का चूंकि बर्थडे है तो हमने सोचा पाठशाला के सारे स्टूडेंट्स के एक स्पेशल क्लास लगाते हैं और आपको दिखाते हैं पाठशाला के 2 साल का सफर। नई सोच के साथ नव भारत की जमीन पर
उस साल शुरू हुई एक अनोखी पाठशाला। सुशांत सेकेंडरी, मैं हूं ना हूं, ये शो रहना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज की पाठशाला में। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। बालू सही लग रहे हैं ना? मुझे देखना कहाँ है इसमें? ऑडियो चेक 1 2 3 1 2 3 शुरू करें। जब टाइम्स नाउ नव भारत लॉन्च हो रहा था तो हमारा सबसे बड़ा मंथन चल रहा था कि भाई 9 बजे टेलीविजन न्यूज़ में सबसे टफ स्लॉट माना जाता है, तो एक तो करेगा कौन और उसमें करेंगे क्या, ये दो सबसे बड़े सवाल थे। जब हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमारा फोकस ये था कि हम कुछ अलग करें। फिर ये दिमाग में आया कि क्यों ना ब्लैक बोर्ड लेके आ जाए, क्योंकि न्यूज़ की पाठशाला नाम ही पाठशाला है, तो पाठशाला में ब्लैक बोर्ड तो होता ही है और जो टीचर होते हैं वो ब्लैक बोर्ड पे समझाते हैं। लेकिन उसको कैसे उतारना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये हमारी टीम के सामने बड़ा चैलेंज था। पॉलिटिकल साइंस की क्लास होगी ये तो बहुत क्लियर था। हम मैथमेटिक्स की क्लास कर लेंगे क्योंकि इस देश में इकोनॉमी की चर्चा करते हैं लोग। हमने हिस्ट्री की क्लास या मॉरल साइंस की क्लास, ये इस तरह की क्लासेस हमने इसलिए तय किए रखने का क्योंकि हमें वो हिस्ट्री बतानी थी जो बताई ही नहीं गई। इसको तैयार करते समय ये तय किया गया था कि ये ऐसा शो होगा जो परिवार का हर कोई सदस्य देख सके। हमारा शो कॉन्वर्सेशन होगा, बातचीत होगी। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि सामने बैठ के न्यूज़ पे चर्चा हो रही है। जैसे पाठशाला में समझाते थे बचपन में, आप क्लास में जाते होगे ABC या का खा का सिखाते थे, उस टाइप से मतलब एकदम ही आसान और सरल भाषा में बताना था। उस आइडिया को लेके कभी किसी को डाउट नहीं रहा। इनफैक्ट नाविका जी हों, हमारे CEO हों, जितने लोगों ने भी सुना इसको, वो पहली बार में एवरीबडी वाज श्योर कि ये कुछ यूनिक है और बहुत ही शानदार है। नाम कई सारे थे। 2-3 राउंड की मीटिंग हुई नाम पर कि क्या इसका नाम न्यूज़ की पाठशाला ही होना चाहिए, सुशांत की पाठशाला कर दें। हमारा फोकस न्यूज़ है, हमारा जो स्टाइल है वो पाठशाला की स्टाइल का है, सो इट हैज टू बी न्यूज़ की पाठशाला। न्यूज़ चैनल से लोगों का मोह भंग हो गया है, इसीलिए हमने न्यूज़ की इस पाठशाला को तैयार किया। इस पाठशाला में खबर का हर चैप्टर हम खोलने वाले हैं। पहला दिन हमें हर चीज़ जो भी आप शुरुआत करते हैं वो पहला दिन चैलेंज रहता ही है। चैलेंज था पहले दिन का, कैसे लोगों को समझाना है, कैसे शुरू करना है। तो इसलिए हमने भाषा सरल बनाई। दर्शकों तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया, दर्शकों तक पहुंचता गया। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत सहज तरीके से, लोगों को मेरा बॉस बोलना बहुत पसंद आता है कि मैं बोलता अरे बॉस। बदलाव तो किए हैं हमने, हम भी टाइम टू टाइम हमने खुद को चेंज किया है। लगातार हमने लुक्स को चेंज किया, लगातार हमने स्टोरीज सिलेक्शन को चेंज किया। हम बिजनेस की स्टोरी में भी घुसने लग गए, हम इतिहास में भी घुसने लग गए। जनता के जो खत आते हैं उनको समझ करके अपने शो में सुधार लाना, ये बाय डिफॉल्ट हुआ, ये किसी ने कहा नहीं। हम शो में क्या जाएगा ये पहले डिस्कस करते हैं और शो कैसा गया इस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। पाठशाला को हमने न्यूज़ का फैमिली शो इसलिए बनाया क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों को वो समझ में आ सके। अमूमन ये माना जाता है कि बच्चे तो कार्टून देखते हैं, जो बड़े ही हैं जिनको न्यूज़ का शौक लगा हुआ है, बच्चों को उसमें जानकारी मिलती है, बड़ों को भी उसमें अपना कंटेंट मिलता है। सोशल इश्यूज और हेल्थ के सब्जेक्ट्स कई सारे हमने किए हुए हैं। फैमिली शो है, आराम से आप बैठिए, आपको सारी खबर बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, आपकी भाषा में बताएंगे। हमने शुरू किया था जब हमने 2021 में पंजाब में जो विधायक है वो अपना टैक्स जो है, सरकार उनका टैक्स भरती है, इनकम टैक्स, सरकारी खजाने से विधायकों के इनकम टैक्स क्यों भरे जा रहे हैं, तो हमने ये स्टोरी उठाई। पाठशाला में पहली क्लास है पंजाब से। आप मर के पैसा कमाते हैं लेकिन आपके पैसे से नेताजी का टैक्स भरा जा रहा है। उसका रिएक्शन भी हो गया, जो कहते हैं ना खबर का असर। आपका मुद्दा उठाया था, क्लास लगाई थी और इसका असर क्या हुआ? परमिंदर सिंह ढिंडसा साहब भी कह रहे हैं कि अब वो अपना टैक्स भर देंगे। खबर आई थी भोपाल से कि एक फैमिली ने जो है वो आत्महत्या कर ली। ऑनलाइन ठगों से परेशान होकर भोपाल के रहने वाले भूपेंद्र विश्वकर्मा ने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। ये खबर ऐसी थी जिसने जो है बहुत इमोशनल कर दिया मुझे। हम इकलौते ऐसे चैनल या हमारा शो था
जिसने चोल राजा के बारे में लोगों को बताया। अब तक लोग जानते ही नहीं थे कि उनका इतिहास क्या है, उनकी चीजें क्या है। पिछले कुछ दिनों से चोल साम्राज्य के इतिहास पर खूब बातें हो रही हैं। चलिए कम से कम बातचीत तो हो रही है, क्योंकि इस देश में मुगलों के अलावा तो किसी की बात ही नहीं होती। हमने पहली बार बागेश्वर धाम सरकार को जो है उनको पूरे उनके गांव में घूमते हुए वो इंटरव्यू किया था। आज हम मौजूद हैं गढ़ा गांव में और मेरे साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। डालो न्यूज की पाठशाला। ऑपरेशन शीश महल था, वो स्टोरी करके बहुत मजा आया था। एक ऐसा खुलासा जिससे पूरा देश हिल जाए। 44 करोड़ 78 लाख रुपए, इतना पैसा खर्च हुआ है किस पर? अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास को शीश महल की तरह चमकाने। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर जब ये काशी विश्वनाथ वाला पूरा केस शुरू हुआ था, उस दौरान हम लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के इतिहास को लेकर के एक हफ्ते में 3 दिन लगातार अलग अलग एंगल से और अलग अलग फैक्ट्स के साथ हमने खबर दिखाई। विस्फोटक रिपोर्ट आज मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं। इसमें ज्ञानवापी के बारे में क्या लिखा है, सरकारी डॉक्यूमेंट है, सरकारी। ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर के हमारे फैक्ट्स, और मथुरा के केस में तो हमारे नाम के साथ कोर्ट में रिटन डॉक्यूमेंट्स डाले गए हैं। पाठशाला जो ऑन एयर जाता है, जो दर्शक देखते हैं, उसके पीछे एक बहुत ही शानदार टीम की मेहनत है। हमारी टीम में जो है वो इंडस्ट्री का सबसे यंगेस्ट जो रिसर्चर है, उसकी उम्र 26-27 साल है। कुंवर हरिओम है, वो हमारा वास्को डी गामा है, वो हर चीज़ खोज लेता है, नई चीज़ वो बता देगा। आप खबर लिख रहे हैं, अचानक से कुंवर आएगा, बताएगा कि सर इसमें ये चीज़ भी हो सकती है। कूडोज टू सुशांत सिन्हा सर, कूडोज। वो एक नए जोक के साथ आते थे कि यार ऐसा हो गया। तो वो एक एटमॉस्फेयर है जो सब कोई कर सकता है, बस कलेजा चाहिए और दिल बड़ा रखिए। देखिए, आर्यभट्ट की बात करें तो हमारी टीम के आर्यभट्ट तो खुद सुशांत सर हैं। वो चुटकियों में बता देते हैं कि यार इसमें तो ये भी ऐड होना चाहिए, इसमें तो ये भी ऐड होना चाहिए। सारथी ऑब्वियस सी बात है कि मैं तो अर्जुन हूँ, तो सारथी तो प्रेम ही होगा। अर्जुन बहुत डेडिकेटली काम करता है, हालांकि हम सब लोग करते हैं, लेकिन अर्जुन जो है बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करता है। इनके कड़क हेडमास्टर कौन है? कड़क हेडमास्टर तो जाहिर सी बात है सर प्रेमी है। कड़क हेडमास्टर ऐसा कुछ नहीं है। कड़क हेडमास्टर यार ये मत प्रेजेंट कर देना मुझे यार। सीरियस तो वैसे तो कोई नहीं रहता है, लेकिन जिम्मेदार सब रहते हैं। मैं सीरियस तो सभी लोग रहते हैं न्यूज़ को लेकर के, लेकिन वो सीरियसनेस के पीछे होता है हंसी मजाक। रितेश जो है वो मस्ती करते हुए भी खबरें लिखता है। हम लोग जब बैठते हैं तो थोड़ा टेंस माहौल को आसान करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई आज दुग्गल साहब कौन है, और दुग्गल साहब इन द सेंस कि आज तुम क्या बने हो भाई। आज मैं वैज्ञानिक बना हूँ, आज मुझे स्पेस की स्टोरी मिली है। तुम क्या बने हो भाई, मैं आज इतिहासकार बना हूँ, मुझे इतिहासकार की स्टोरी मिली है। ऐसा माहौल क्रिएट किया अपनी टीम के लिए जहां सब खुशी खुशी एक शो बनाते हैं। तो मार्ट साहब बहुत घर घर तक और लोगों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो हमारी पाठशाला के प्रिंसिपल्स हैं अलग अलग, वही उस पाठशाला को चला रहे हैं। इससे बेहतर आप कुछ और नहीं चाहते, और ये पाठशाला की टीम है जो आकर के ऐसा कंटेंट बना करके देती है जिसके बारे में सोच नहीं सकते। देखिए, वैसे तो किसी शो की अचीवमेंट जो है वो नंबर में होती है, लेकिन हमें लगता है कि हमारी जो अचीवमेंट है वो लोगों की उम्मीद कि आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं या इस मैटर पे कुछ दिखाएंगे। IAS की जो तैयारी करते हैं बच्चे, वो तक उनके रिव्यू आते हैं कि आपका जो शो है उसमें हम एक खबर देख लेते हैं, दूसरी जगह झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं आप जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं यार न्यूज़ की पाठशाला आता है, मैं तो रोज़ देखता हूँ। तो वो अगर कोई शो की तारीफ कर रहा है तो वो मेरी भी तारीफ है, वो हम सब की तारीफ है। हम लोग बागेश्वर धाम गए तो वहाँ सुशांत भाई पाठशाला, न्यूज़ की पाठशाला, ऐसे लोग आवाज़ लगा रहे थे। तब वो आपको ये एहसास होता है कि आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेके चल रहे हो। सुशांत जी, मैं आपकी फैन हूँ। अरे माता जी नमस्ते, आशीर्वाद। जब बीच में आप निकले तो मैं ढूंढती रह गई कहाँ गया। हम यही हैं। तो ये है, पाठशाला देखती हूँ रोज। अरे वाह। सबसे बड़ी जो इसका चैलेंज है वो ये है कि इस शो को आदमी दिमाग में रखता है। हम कहीं भी जो है सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति नहीं कर सकते। कई बार हुआ है कि हमने स्टोरी ड्रॉप भी की है, जब हमको लगा है कि नहीं हम उस तरीके से दर्शकों को नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये चीज़ है, या हम उस स्टोरी से इंसाफ नहीं कर पाएंगे। ये एक ऐसा शो है जो कि एजुकेट करने पे फोकस करता है, और कठिन टॉपिक जैसे फाइनेंस हो गया, इसे उस स्तर पर कैसे लाया जाए कि हाँ पान के दुकान पर बैठा हुआ इंसान समझ जाए। हमारा चैलेंज यही है कि वो निराश ना हो, उनको ये ना लगे कि
आज क्लास में मज़ा नहीं आया। तो वो चैलेंज लेकर हम रोज़ उतरते हैं और ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक चल रहा है। पाठशाला शुरू होने के बाद मेरे लाइफ में 2-3 चेंजेस आए। एक तो छुट्टियां बहुत कम हो गई हैं। 10 महीने के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी पे गया था तो बीच में र्यूमर्स उड़ गए कि मैंने पाठशाला छोड़ दी है। मैं अमेरिका गया था पीएम का दौरा कवर करने, वहाँ भी लोग पूछ रहे थे कि आपने छोड़ दिया। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी बढ़ गई हैं क्योंकि अब जब मैं बाहर जाता हूँ लोग बहुत विश्वास करते हैं पाठशाला पे। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओह यस, वेरी प्राउड ऑफ पाठशाला। विदाउट फेल एवरी डे वो देखना ही पड़ता है वरना नींद नहीं आती है रात। मैं ये कह सकता हूँ कि खबरों को लेके मैं ज़्यादा मैच्योर हुआ हूँ। हम ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। पाठशाला दूसरों की तरह मेरे भी पाठशाला है, मैं भी रोज सीखता हूँ यहाँ। तो अब तो ये पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। वैसे ये बात टीम के अलावा किसी को पता नहीं है, पर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। इनिशियली जब पाठशाला शुरू हुआ और चूंकि चैनल नया था, चैलेंज बड़ा था, सोशल मीडिया पे तब भी पाठशाला बहुत वायरल हो रहा था, लेकिन टीआरपी में उस तरह से नंबर शुरू में नहीं दिख रहे थे। मेरे अंदर आप कह लीजिए कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं टीम को लेट डाउन कर रहा हूँ। ये बात किसी को हालांकि पता नहीं है। मैंने टीम से शेयर किया था कि अगर वो चाहें तो एंकर बदल सकते हैं कि अगर उनको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से नंबर नहीं आ रहे हैं, तो मैंने ऐसा एक इमोशनल मैसेज लिख दिया। एक दौर था जिसमें हम अच्छा कर रहे थे, लेकिन हमको लग रहा था कि टीवी में लोग कैसे हम पिछड़ रहे हैं। हमारी जब टीआरपी 10 के पार पहुंची तो हमको लगा कि हम जो कर रहे हैं वो दर्शक जहां टीआरपी मीटर्स लगे हैं वो भी देख रहे हैं। 2 साल के अंदर इतना अचीव कर लिया है। सब कोई पूछता है पूरी इंडस्ट्री में कि हाँ ये कौन लोग हैं जो बना रहे हैं, कौन लोग हैं जो इस चीज को निकाल करके दे रहे हैं। ये सहजता के साथ हुआ है तो ये शायद भगवान का आशीर्वाद है। कि पिछले 2 साल में जो है जिस तरीके से पाठशाला को लोगों का प्यार मिला है, मतलब एक लॉयल बेस तैयार हो गया है हमारा और हम चाहते हैं कि वो बने रहें। उम्मीद है कि आगे और अच्छा शो होगा। जिस तरह से प्यार आप धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा दें। पुष्पा का डायलॉग है ना कि ये झुकेगा नहीं तो ये रुकेगा नहीं, ये हो नहीं सकता। आप लोग पाठशाला छोड़िए मत देखना, वो देश के लिए अच्छा है, वो समाज के लिए अच्छा है। अगर आपको लगता है कि वाकई पाठशाला वो शो है जो आपको एजुकेट करता है, तो आप सिर्फ अपना एडमिशन करा के मत रुकिए, औरों को भी लेके आइए। हमारे पास सीट की कोई कमी नहीं है। न्यूज़ की पाठशाला में हम सीखते रहेंगे, समझाते रहेंगे और जिनकी ज़रूरत है उनकी क्लास लगाते रहेंगे। क्लास तो सबकी लगेगी, कोई छूटेगा नहीं। बॉस हमारी गारंटी है, 2 साल हो जाएं, 5 साल हो जाएं पाठशाला के, या 10 साल हो जाएं, जैसे सबकी क्लास हम लगा रहे हैं वैसे ही क्लास लगाते रहेंगे। और आपकी गारंटी चाहिए कि 8:50 पर अटेंडेंस फुल होनी चाहिए। टाइम्स नाउ नवभारत के शो न्यूज की पाठशाला के 2 साल पूरे होने पर शो की पूरी टीम को, सुशांत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके 2 साल पूरे करने के लिए बहुत सारी बधाई। आप सबकी ऐसे ही क्लास लगाते रहिए। न्यूज की पाठशाला को आगे बढ़ाते रहे। बॉस ऐसे ही क्लास लगाते रहिए। ऐसे ही क्लास लगाते रहिए। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ऑल द बेस्ट टू टीम न्यूज की पाठशाला।